बचपन कैसा बीता? बचपन कैसा बीता? बचपन जैसे सबका बीता है वैसा ही है। मेरा यही निकसपुर गांव है, राजा सुल्तानपुर, बिल्कुल आजमगढ़ बॉर्डर पे घर है हमारा। तो जैसे आम बच्चों का होता है गांव में खेलते कूदते, उसी तरीके से बचपन बीता। लेकिन हाँ, शिक्षा पे विशेष जोर हमेशा पापा मम्मी दोनों ने किया। तो मम्मी क्या करते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड भी काफी मायने रखता है किसी का भी। मम्मी तो हमारी गृहिणी है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ा लिखा के उन्होंने प्रोफेसर ज़रूर बना दिया। पापा हमारे रेलवे में टीटी के पद से शुरुआत किया था और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टिकट सीआईटी के पोस्ट से वो रिटायर हुए। 2 बड़े भाई हैं, एक बैंक में एजीएम हैं, दूसरे भैया कृषि वैज्ञानिक हैं, फिर एक बड़ी दीदी हैं और फिर मैं हूँ और छोटी बहन भी हमारी डॉक्टर है। तो इस तरीके से पूरा परिवार जो है पढ़ने लिखने वाला ही, हाँ जी, पढ़ने लिखने वाला ही माहौल घर में भी। मतलब अच्छा रहा? हाँ, बैकग्राउंड तो सभी का वही से ही रहता है, बस ये कि शिक्षा के ऊपर कौन कितना ज़्यादा जोर दे के उसको आगे तक बढ़ा सकता है, ये महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद जो है कि पढ़ाई लिखाई मतलब कि गांव में ही हुई है या फिर आप कहीं जहाँ पापा जी रहते थे वहाँ पर हुई? लखनऊ शहर में पापा की पोस्टिंग रही, तो हमारी पढ़ाई लिखाई सब लखनऊ शहर, सारा वहीं कुछ हुआ है। तो वहीं से आपने तैयारी करी और आप बीएचयू के प्रोफेसर बनी, इंग्लिश की प्रोफेसर है। इंग्लिश फटाटेदार सुना है कि आप बहुत जबरदस्त बोलती हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। तो इंग्लिश को कैसे देखती हैं ऐसे ग्रामीण एरिया में बात कहें तो? अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अपने आप को शिक्षित या फिर कुछ करना चाहते हैं लैंग्वेज में या फिर किसी क्षेत्र में, तो इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जबकि ग्रामीण एरिया में आप भी देखती होंगी इस पर ज़्यादा लोग जोर नहीं देते हैं, क्या करना चाहेंगे? अंग्रेजी भाषा हम सबको आनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कोई भी प्राइमरी लेवल तक तो आप चल जाएगा अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां आप बीए इंटरमीडिएट क्रॉस करके आप आगे जाते हैं, हायर एजुकेशन में हमेशा आपको अंग्रेजी की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अंग्रेजी को जैसे हवा बना करके रखा गया है, हमारा हमेशा से यही फोकस रहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश भाषा सीखें, क्योंकि अंग्रेजी अगर आप सीख रहे हैं तो इतना स्मार्टफोन चला रहे हैं आप, तो उसमें आप खुद ही देख रहे हैं कि भाषा अगर आपकी हिंदी है तो एक लेवल के बाद आप जाकर के उसको अंग्रेजी भाषा नहीं आती होगी तो आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, खाली आप यूट्यूब और फेसबुक चलाने तक ही सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर भाषा सीख लें आप अंग्रेजी, तो इंटरनेशनल लेवल पे आप बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं, अगर आपको नौकरी नहीं भी मिल रही है तो भी। तो एक कम्युनिकेशन का एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप एक आपका चेहरा बन सकता है, आप एक बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ जुड़ करके आप न केवल अपना बल्कि अपने गांव का, अपने जिले का, अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। आपकी शादी हुई है और सुना है कि आपने बच्चे नहीं किए, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, कारण कोई नहीं रहा। हमने शादी करने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब को पढ़ा। शायद हमने साहब कांशीराम को शादी के पहले पढ़ लिया होता तो हम शादी भी नहीं करते हैं। तो अब शादी के बाद पढ़ा हमने, तो हम दोनों पति पत्नी ने यही तय किया कि हम दोनों लोग साहब की वो प्रतिज्ञा तो नहीं पूरी कर पाए कि हम कभी विवाह नहीं करेंगे, लेकिन बाकी प्रतिज्ञा हम जरूर पूरी कर सकते हैं कि हमारा अपना कोई परिवार नहीं होगा, कोई धन संपत्ति नहीं होगी। हम परिवार में किसी भी शादी या कोई भी उत्सव समारोह होता, हम अपने परिवार में किसी भी जीवन मृत्यु के समारोह में नहीं जाते। शुभ संस्कार हो या कैसा, हम अपना परिवार वैसे भी छोड़े हुए हैं, आप घर भी नहीं जाते। हमारे माँ बाप जरूर हमसे मिलने के लिए कार्यक्रमों में आ जाते हैं, जैसे इस समय चुनावी दौर है तो हमारे माँ बाप हमारे पास आ गए हैं, लेकिन हमने गृह त्याग करके पूरी तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी को आदर्श मानते हुए, उनका जो त्याग समर्पण बलिदान हमारे समाज के लिए है उसको आदर्श मानते हुए अपने जीवन से ये एक छोटा सा कुर्बानी है जिसको मैं समर्पित करती हूँ अपनी बहुजन महानायिका बहन कुमारी मायावती जी के लिए। ये तो हो गई थोड़ा पर्सनल बातें, प्रोफेशनल राजनीतिक बातें कर ले। तो चुनाव शुरू हो गया, जैसे कि मैंने कहा कल नामांकन भी होने वाला है, क्या क्या रणनीतियाँ होंगी? देखिए, हमारा फोकस बेसिकली, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से आती हूँ तो शिक्षा के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। जो तमाम प्रत्याशी उतारे गए हैं, हम लोग खुद भी कंपैरिजन कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता भी इस बात को कह रही है कि शिक्षा योग्यता में जो बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया है, तो सबसे जो है शिक्षा में सबसे आगे हैं। और क्योंकि शिक्षा में है आगे और कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, तो ये हमें दो चीज़ सबसे ज़्यादा मजबूत बना रही है इस क्षेत्र में, लोगों के सामने, जनता के सामने, सर्व समाज के सामने वोट की अपील करने के लिए। आपने सबको देखा, सब लोग नेता बन गए, जनता के बीच से निकल के गए, कौन कितना लौट के आया, कौन कितना अपराध किया, कौन कितना बाकी सब चीज़ों में रहा, कितना लोगों को चैलेंज किया गया, माइनॉरिटी समाज को कितना ज़्यादा डराया गया, धमकाया गया प्रत्याशियों के द्वारा, ये सब भी हमने देखा। और साथ ही साथ हमने बहन कुमारी मायावती जी का भी शासनकाल देखा कि जहाँ पे सर्व समाज के हित जो है वो सुरक्षित थे, बहन बेटियाँ एकदम निर्भीक होकर के रह सकती थी। साथ ही साथ माइनॉरिटी किसी के घर पे बुलडोजर
बुलडोजर नहीं चलता था, किसी का मॉब लिंचिंग नहीं होता था। तो हमारी प्लानिंग यही है कि बहन जी का जो सुशासन का माहौल था वो वापस लाया जाए और उनकी जो योजनाएं थी, विभिन्न योजनाएं थी, चाहे वो बालिका बच्ची जो जन्म लेती थी तब से उसका जो इंश्योरेंस हो जाता था, वहाँ बीमा हो जाता था, उससे लेकर के 12वीं तक जो शिक्षा फ्री और साथ में फिर सावित्रीबाई फुले के नाम पे तमाम जो योजनाएं चलाई थी, साइकिल मिलता था बच्चियों को और उनकी शिक्षा फ्री रहती थी। जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे उनकी फीस माफ़ी रहती थी। हायर एजुकेशन में जब जाते थे, अगर प्रोफेशनल कोर्सेज करते थे तो उनकी भी फीस माफ़ी, जैसे बीएड वगैरह है, बीटीसी है या एमबीबीएस, इन सब की फीस जो है जो माफ़ रहती थी। वो सारी योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में हैं कि आपको खुद तय करना है कि आपको गारंटी, जो झूठी गारंटी वाली सरकार चाहिए कि सच्ची काम करने वाली हमारी बहन कुमारी मायावती जी का शासन चाहिए। मायावती जी पे ये भी आरोप लगते रहा है कि वो सिर्फ बहुजन समाज के लिए वो काम किया है और सब पूरे प्रदेश या फिर पूरे जो समाज है उसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। एज ए प्रधानमंत्री अगर बनती हैं वो, तो फिर कैसे चलेगा? ये जो आरोप लग रहा है इस पे क्या करेंगे? देखिए, आरोप तो आपके पास मुंह है, आपके अंदर सामान है, आप उल्टी करते रहिए। आपका मुंह तो कोई बंद नहीं कर सकता। आपके पेट का जो कचरा है उसको कोई साफ कर नहीं सकता जब तक आप स्वयं अपने मन से परिष्कृत नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे। बहन कुमारी मायावती जी की पहले ही नीति चल रही थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पे आई थी और उन्होंने इसकी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन सत्ता हासिल भी की। रह गई ये जो बहुजन की बात आप कर रहे हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो हमारी पार्टी का फाउंडिंग जो नारा था वो तो था ही था, लेकिन जब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्रोग्रेसिव होते हैं। कभी भी हमारा बैक गियर नहीं लगता, हमेशा फ्रंट गियर लगता है। बहन जी ने भी जब समाज को आगे बढ़ाया तो उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का न केवल नारा दिया बल्कि सर्वजन के हित के लिए कार्य किए। जो भी गरीब बच्चे थे उन सभी, किसी भी जात बिरादरी धर्म के लोग हों, सबको एक बराबर ट्रीटमेंट मिला, सबको एक बराबर उन सारी सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, जैसे फ्री में शिक्षा हो या फिर फीस माफी का हो या फिर जो तमाम और भी सरकारी योजनाएं चल रही उनका लाभ हो। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का न केवल वो नारा ही केवल नहीं था बल्कि भारतीय संविधान को 100% लागू करने का बहन कुमारी मायावती जी का प्रयास था। ऐसा प्रयास किसी और पार्टी का कभी नहीं रहा। झूठी झूठी गारंटी देने वाले, झूठे झूठे वादे करने वाले, चुनावी जुमले बोलने वाले केवल यही सरकार में चल रहा है। 80-83 करोड़ लोगों के हाथ में राशन के नाम पे कटोरा थमाने वाले लोग बहन जी के ऊपर क्या उंगली उठाएंगे? उनका शासन तो ऐसा था, उन्होंने खुद कहा कि हम आपको कटोरा नहीं थमाएंगे बल्कि हम आपको इतना एम्पावर कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि आपको फ्री के राशन के ऊपर जिंदा ना रहना पड़े। आप खुद इतने सक्षम हो जाओ कि खुद कमा के भी खा सको और लोगों को रोजगार भी दे सको, लोगों को और मजबूत कर सको। हम बहुत सारे लोग परिवारों से बातें करने जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे परिवार भी आते हैं जो 5 किलो राशन की तारीफ करते हैं कि हमें सिर्फ अब नमक और मसाला ही लेना होता है, जो मोदी जी का 5 किलो राशन मिलता है उससे काफी हमें सहूलियत हो जाती है। और दूसरी तरफ जब चुनाव नजदीक आया है तो लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन पर आप मत जाइए, विकास भी देखिए या फिर रोजगार पे वोट दीजिए। तो मायावती जी अगर आती हैं, प्रधानमंत्री बनती हैं या फिर यहाँ से आप जीतती हैं, तो इस 5 किलो राशन की बजाय ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे जो क्यों गरीब परिवार भी है, अनपढ़ परिवार भी है और जो मजदूरी करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसे लोगों को कैसे रोजगार देंगे? देखिए, पहली बात तो ये 5 किलो राशन की बात जो आप अपने चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं उसको एकदम क्लियर कर लीजिए। 5 किलो राशन में कोई भी अगर एक ऐसा छोटा परिवार हो जो कि एकल परिवार हो, यानी 2 पति पत्नी और 2 बच्चे अगर हों, तो 5 किलो राशन में 1 महीने गुजारा उनका नहीं हो सकता। दूसरी बात, 5 किलो राशन के बदले में आपने बाकी सारी चीज़ों पे ऊपर जो पर्दा डाल रखा है ना, वो सारी चीज़ें जनता के सामने अब आ चुकी है। 1 रुपये 2 रुपये किलो बिकने वाला नमक 25 रुपये 30 रुपये किलो बिक रहा है। कभी आलू का दाम जो है 1 रुपया 2 रुपया पसेरी भी हुआ करता था, वो 25 रुपया किलो करीब बिक रहा है। 400 रुपये बिकने वाला सिलेंडर जो है वो 1200 रुपये का बिक रहा है। झूठा वादा किया गया कि आपने फ्री में सिलेंडर दिया, 1200 रुपये जनता कहाँ से लेकर के आएगी उसका सिलेंडर भरवाने के लिए? ऐसी तमाम, मैं अक्सर उदाहरण देती हूँ कि मैं खुद, कभी मुझे खांसी हो जाती थी, एक 9 रुपये का सिरप हम खरीदते थे और 2014 में जैसे ही सरकार बदली वो 9 रुपये का सिरप तुरंत 39 रुपये का हो जाता है और मात्र 3 महीने के अंदर 39 रुपये का सिरप 89 रुपीज का, यानी 1 रुपया कम 90 रुपये का हो जाता है। आखिर 3 महीने के अंदर उस 9 रुपए के सिरप में ऐसी कौन सी चीज डाल दी गई एक्स्ट्रा कि 9 रुपए का सिरप 90 रुपए का हो जाता है? ये सब जो आपके पैसे आपकी जेब पे डकैती डाली जा रही है, उसी पैसे से आपको फ्री में राशन दे करके भरमाया जा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी की नीति है भारतीय संविधान को 100% लागू करने के लिए, जहां पे कोई भूखा ना सोए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी, संघ की जिम्मेदारी है, केंद्र में शासन करने वाली सरकार की जिम्मेदारी। बहन कुमारी मायावती जी की शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा
शिक्षा की जो नीतियां थी वो अब किसी से भी छुपी नहीं है। ये जितने भी आप हाईवेज देख रहे हैं, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे, ये बहन कुमारी मायावती जी की देन है। इसके साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी जो आप खाका देख रहे हो, इसका भी खाका बहन कुमारी मायावती जी का ही था। ये 100 नंबर से लेकर के एम्बुलेंस वाला जो 108 नंबर है, ये सब जो है योजनाएं बहन कुमारी मायावती जी की ही थी। हाँ, एक सरकार नहीं बनी, उसका फीता वो नहीं काट पाई, अगली सरकारें आई, कभी नंबर बदल करके, कभी फीता काट करके, अपना कॉलर ऊपर करके वो घूमती रही। हकीकत ये है कि भारतीय संविधान इन लोगों के जहन में कहीं है ही नहीं। महिला सुरक्षा के नाम पे ये महिला आरक्षण बिल फाड़ते हैं, महिला सुरक्षा के नाम पे ये जिंदा औरतों को जलाते हैं, सड़क पे दौड़ती हुई लड़कियों को अगर वो गवाही देने आती हैं तो माचिस फूंक करके आग लगाते हैं। ये औरतों के ऊपर अत्याचार करना इन्होंने हमेशा से इनके एजेंडे में रहा और नारा देते रहे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने कभी कोई प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन संविधान उनका हमेशा से प्रमुख एजेंडा रहा। और वही संविधान जिसमें सबको शिक्षा हो, सबको रोजगार हो, यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की भर्ती, 69,000 प्राइमरी टीचरों की भर्ती, रसोईया की भर्ती, ऐसी तमाम भर्तियां बहन जी के शासनकाल में हुई। शायद बहन जी का शासनकाल अगर आगे भी बढ़ता तो उत्तर प्रदेश में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहता। देश की कमान जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में आई, ये झूठी गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी हम जरूर दे रहे हैं कि भारतीय संविधान का 100% अनुपालन होगा। भारतीय संविधान 100% जनता के बीच में लाभ के रूप में जो है पहुंचाया जाएगा। जो भी एजुकेशन का क्षेत्र है, भारतीय संविधान में जो जो धाराएं लिखी है, फ्री शिक्षा के हिसाब से, रोजगार में अवसर के हिसाब से, वो सब योजनाओं का 100% लाभ जनता के बीच में जरूर पहुंचेगा। और जनता को अपने असली नेता और नकली नेता, जैसे असली डिग्री और फेक डिग्री, आपको फर्क पता चल गया। हमारी डिग्री हाथ की बनी हुई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री उस जमाने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले सॉफ्टवेयर से बनी हुई है। तो आपको अब खुद से ही ये पहचान करना है कि आपका हितैषी कौन है और कौन नहीं है। जनता की सही मायने में हितैषी बहन कुमारी मायावती जी है। ये निश्चल मुस्कान जो हमारे पीछे आपको दिख रही है, ये निश्चल मुस्कान आप सभी जितने भी इस चैनल के दर्शक हैं, इस देश की जनता है और इस लोकसभा चुनाव में जो मतदाता हैं, आप सबसे यही विनती है कि आप हाथी के सामने वाला बटन दबाइए और बहन कुमारी मायावती जी के उस सुशासन वाले काल को वापस लेके आइए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहना चाहिए? इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है। हमारी जो वित्त मंत्री है, उनके पतिदेव ने स्वयं ये कहा है कि आने वाले समय में ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा। ये हमारा नहीं कहना है, वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री के हस्बैंड का ये कहना है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि चुनावी चंदे के नाम पे तमाम पूंजीपति धन्ना सेठों से चंदा लिया गया और चंदा लेकर सारी पार्टियों ने लिया, कांग्रेस ले लिया। भाई आप मेरी बात तो पूरी सुने। तमाम जो पार्टियों ने चंदा लिया और चंदा लेकर के सरकार ने, देखिए जो भी अगर आपको 2,000 रुपया कोई अगर आप लेंगे तो अगर वो बदले में कटिया का समय चल रहा है, अगर वो कटिया करने के लिए आपसे कहेगा तो आपको उसका कटिया करना पड़ेगा। वैसे ही सरकार ने चुनावी चंदे के नाम से जिन धन्ना सेठों से पैसा लिया, बदले में उनको धन्ना सेठों का काम करना पड़ेगा। वो काम इसी तरीके से दिख रहा है कि 50 रुपए 60 रुपए किलो बिकने वाला सरसों का तेल, लीटर बिकने वाला सरसों का तेल आज 200 रुपए क्रॉस कर चुका है। 50-60 रुपए बिकने वाली अरहर की दाल 200 रुपए क्रॉस कर चुकी है। ऐसी तमाम जो दालें हम लोग घर में देख रहे हैं, कोई भी दाल 100, 125, 150 के नीचे नहीं मिल रही है। ब्रांड वही, सब कुछ वही, आखिर अचानक से कैसे उसका दाम बढ़ जा रहा है? वो वही हो रहा है कि जो पूंजीपति को चंदा दिया गया, वो चंदा किसी ना किसी रूप में जनता से वसूला जा रहा है। रह गई बात कि सभी पार्टियों ने चुनावी चंदा लिया, मैं इस बात का दावा मैं नहीं कर रही हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड का सच कर रहा है, SBI का जो लिस्ट है वो पता कर रहा है, बता रहा है कि सभी पार्टियों ने चुनावी चंदे के नाम पे धन्ना सेठों से पैसे लिए। केवल बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी और हमारी नेता एकमात्र ऐसी नेता है जिन्होंने एक अठन्नी भी किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड या किसी भी धन्ना सेठ से कभी भी नहीं लिया। इसलिए जनता से यही अपील है कि सच सामने आ गया है कि किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया गया और किस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी एकदम साफ, पाक और भ्रष्टाचार मुक्त नेता हैं, सर्वजन की नेता हैं, सर्वजन हिताय की बात करती हैं, सर्वजन के सुखाई की बात करती हैं। कोविशील्ड जो अभी ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, पूरा जनता जड़ी हुई है, जिसको भी वैक्सीन लगी है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए अब तो अब वही ना कि लगवाई है कि नहीं? हमने तो कोविशील्ड नहीं लगवाया, एकदम ईमानदारी से आपको बता दे रहे हैं। और अगर लगवाया
भी होता तो भी मुझे इस बात का भय नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगी या मरूंगी। ये बात है कि जनता के बीच में किस प्रकार से भय पैदा किया जा रहा है। जब हम अपनी चिकित्सा सेवाओं के प्रति इतना सजग हैं, इसी अतरोलिया क्षेत्र, क्या पूरी लोकसभा में मैं देख रही हूं ऐसे तमाम झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो कि बिना किसी डिग्री के चीरफाड़ कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था इतनी लचर है कि पेशेंट मर जा रहा है, उनकी रिपोर्ट नहीं हो रही है। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, सामने आ रहा है सत्य, लेकिन अब क्योंकि परिवार है, लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको ना हक की जानकारी है ना कुछ है, और वो दफना दे रहे हैं शव को। तो इसलिए जब चिकित्सा व्यवस्था इतनी लचर है, ऐसे में हर एक व्यक्ति अपनी जान और माल की सुरक्षा चाहता है, तो क्यों नहीं सरकार चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ाती है कि जनता के अंदर कभी भी ये भय रहे ही ना कि मैं बिना इलाज के मर जाऊंगा। हमेशा भय पैदा किया गया, चाहे कोविड-19 का दौर रहा हो या कोविड-19 के बाद का दौर रहा हो। अगर चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त होती तो हमको कभी भी भयभीत होने की जरूरत नहीं होती। कोविड हमको भी हुआ, हम भी बीमार पड़े, हमारे मन में भी भय था, लेकिन हाँ, जो नॉर्मल मेडिकेशन और जो नॉर्मल जो बाकी सब चीजें जो हमको बताई गई थी सुरक्षा के उपाय करके हम आज सुरक्षित। कोविशील्ड वैक्सीन जिसे अब सामने आया है, उसने स्वयं स्वीकार किया है कंपनी ने कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी चीजें हो सकती है। इससे जनता में कितना डर है और इस पे क्या करना चाहिए? देखिए, तो बहुत ज्यादा डर है ना, ये तो सामने सामने आपको दिख ही रहा है कि अब कंपनियां खुद ही जो है मुंह खोलने लगी हैं। कंपनियां खुद ही मुंह खोलने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एसबीआई की जो लिस्ट जारी हुई, अभी एक लिस्ट है वो जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड की है। अब कोविशील्ड के नाम पे जो लूट मची और कोविशील्ड के नाम पे जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया, अब वो भी हकीकत जनता के सामने है। तो हम तमाम जो यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब चैनल वाले हैं, आप सबसे यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है अवेयरनेस फैलाइए, जिससे जनता भ्रमित ना होकर के बहन कुमारी मायावती जी को वोट करें। अभी लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि अगर आप यहाँ से अगर इंटरव्यू करेंगे तो क्षेत्र में कैसे? हाँ, अगर आप यहाँ से सांसद चुन के आती हैं, क्योंकि बसपा को, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू किया, तो कहते हैं कि बसपा एक सांसद या विधायक बनाने वाली फैक्ट्री है, जब लोग बन जाते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जो माननीय कांशीराम साहब का ये स्टेटमेंट था कि तमाम लोग, ऐसा हो सकता है कि आप भी जा सकते हैं किसी और पार्टी में? देखिए, मैं दूसरे की गारंटी नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मेरी अपनी गारंटी है। वो वाली गारंटी नहीं है जो झूठी गारंटियां टंगी हुई दिख रही है। मैं अपनी गारंटी की बात कर रही हूँ। देखिए, जीवन और मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि ये जो बहन जी का आपको पीछे फोटो दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए आशीर्वाद है, और इस मुस्कान के लिए हम अपने मरते दम तक ऐसे ही जैसे आपके सामने दिख रहे हैं ऐसे ही दिखते रहेंगे। जैसे जो लोग पहले जो पहले जीते, जैसे रितेश चौहान, रितेश पांडे जी हो गए, या फिर यहाँ से नीलम सोनकर जीत, नहीं वो थी संगीता आजाद थी, ये लोग दोनों लोग जीते और फिर भाजपा में चले गए। ऐसा तो हो सकता नहीं, ये भी तो दावा करते रहेंगे कि मायावती जी के साथ हम लाइफ टाइम तक रहेंगे। देखिए, कौन क्या कर रहा है ये आप उनसे पूछें तो बेहतर है। राजनीतिक पार्टियों को जो राजनेता बन जाते हैं, उनको बिना पिंडी का लोटा लोग बोलने लगते हैं कि कभी इधर भी फायदा देखा उधर लुढ़क गए, कभी उधर फायदा देखा उधर लुढ़क गए। क्या कहना चाहेंगे? घर में ऐसा होता है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, उसी प्रकार से अगर कुछ लोग गड़बड़ी कर देते हैं तो पूरे समाज को उसी नजर से देखा जाता है, लेकिन देखा जाना नहीं चाहिए। क्या कारण ये हो सकता है कि जो बसपा के लोग बोलते हैं कि ये समाप्ति की तरफ है, क्योंकि इसका आंकड़ा जो है वो खत्म की तरफ है, तो क्या ये कारण हो सकता है कि लोग इसको छोड़ के भाग रहे हैं? अकेले एक विधायक होने के बावजूद आज बहन कुमारी मायावती जी हमारे देश की प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार है। अकेले विधायक होने के बावजूद जिसका व्यक्तित्व इतना मजबूत रहा हो, तो इसका मतलब है कि उस पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत आज भी है कि उनकी जो नेता है वो उसकी तरफ सब लोग इतनी आशा भरी नजर से देख रहे हैं कि एक इशारा बहन जी का हो जाए तो अगली बार, मतलब इसी बार देश का प्रधानमंत्री हम बहन जी को बना सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, बल्कि एक मजबूत विचारधारा है, एक बहुजन महापुरुषों के त्याग समर्पण का एक मजबूत मिशन है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। पार्टी तो उस संगठन का एक हिस्सा है, तो जब संगठन नहीं कभी खत्म हो सकता तो पार्टी के खत्म होने का तो कोई प्रश्न। एक सवाल और लोग कहते हैं कि बसपा जो है वो भाजपा की बी पार्टी है, ऐसा ही कैंडिडेट उतारती है जिसके जो वजह से जो है कि भाजपा के वोट ना कटे। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न। आजमगढ़ की बात भी उन्होंने यही कही है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने उतारा है सपा का वोट काटने के लिए, क्योंकि इसके पहले भीम राजभर
वर्जित है? हाँ ठीक है, लाइए, मैं आपकी इस बात का बहुत अच्छे से उत्तर दे दूंगी। बहन जी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया। बहन जी ने इस बार आजमगढ़ की मेन जो सदर लोकसभा है वहां से एक मुसलमान को टिकट दिया। मुझे तो मेरा तो सुरक्षित क्षेत्र है, लालगंज सुरक्षित सीट है, वहां से मैं प्रत्याशी हूँ। बगल में मछली शहर है, वहां से कृपा शंकर सरोज जी प्रत्याशी हैं। मछली शहर के बाद जो दूसरी लोकसभा है जौनपुर, वहां से श्री कला सिंह जी जो है प्रत्याशी हैं। उसके बाद आप लखनऊ से देख लीजिए, कुशवाहा जी प्रत्याशी हैं। और जो मऊ की सीट है वहाँ से घोसी की सीट है, बालकिशन चौहान जी प्रत्याशी हैं। सलेमपुर से भीम राजभर जी प्रत्याशी हैं। और तमाम ऐसे देखिए आप जितनी भी, अगर हम बहुजन समाज पार्टी के, अभी मुझे बहुत ज़्यादा नाम नहीं तुरंत ले पा रही हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन जो भी ये जो टिकट जिस प्रकार से बांटा गया, वितरण किया गया, उससे आप ये साफ तौर पर देखिए कि जहाँ समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टिकट देने से डर रही है, बहन कुमारी मायावती जी इस बार भी करीब मुझे लगता है कि 80 लोकसभा में करीब 15 से 20 टिकट मुसलमान, 17 हाँ, तो 15 से 20, इसीलिए मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, 17 सीटों पे मुसलमान प्रत्याशियों को अपना जो है प्रत्याशी बनाया है, उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट लेने का सबसे बड़ा दावा करती है, उनके रहनुमा बनी फिरती है, वो मुसलमानों की बात करने से कितना कतरा रही है, कितना डर रही है। और इसके साथ ही साथ लोहिया जी ने ये कहा था कि मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है, यानी उन्होंने अपनी पार्टी को ही पूरा परिवार माना। लेकिन लोहिया जी की बात का दावा करने वाले ये तमाम समाजवादी नेता अपने परिवार को ही अपनी पार्टी बना लिए, और केवल 5 अहिर एक भी चुनाव नहीं लड़ रहा है, 5 यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इसके साथ में एक अहिर केवल चुनाव लड़ रहा है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि भाजपा की बी टीम बन करके कौन काम कर रहा है। अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई, तमाम चैनल्स भी इस बात को बोलने लगे हैं कि भाजपा की बी टीम समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं। पीडीए अखिलेश यादव लेके आए हैं समाजवादी पार्टी, क्या करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं पीडीए की बात छोड़ करके पहले यह कह रहा हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ बाबा साहब के बताए हुए 3 मूल मंत्र और माननीय कांसी राम साहब के अथक प्रयास से आज जो हमारी बहनें आप पत्रकारिता करती हैं, आज उनकी दिन है। पहले मैं बधाई देता हूँ, आज उन्हीं की दिन है। नहीं तो आज तक महिलाएं सिर्फ एक माध्यम बना करती थी, अब चूंकि जो भी आप आज समझती हूँ, उसी जब मैं जाना चाहता हूँ। हाँ, तो बहुजन समाज पार्टी और माननीय कांसी राम साहब का और माननीय बाबा साहब का जो आज अथक प्रयास की वजह से आज हमारे सामने जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बैठी हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इसमें कदम रखी हैं। और अगर पीडीए की बात, तो माननीय अखिलेश यादव जी जो लुभावनी चाल पीडीए के लिए रखा है ना, वो सब उनकी फेल है। इसलिए फेल है कि आज जो बहन मायावती जी हमारी जो रहनुमा हैं, हमारी जो मार्गदर्शक, हमारे जो नेता हैं, उन्होंने जो सिस्टम बनाया है वह सपा और भाजपा का दोनों का खेल खत्म कर दिया, जो उन्होंने गठबंधन किया है। क्योंकि आज सिंगल, अगर सचमुच में आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे भारत में अगर पार्टियां अकेला लड़ लें तो आज बहन जी को 5 जून को प्रधानमंत्री बने से कोई रोक नहीं पाते, सिर्फ अगर गठबंधन ना करती, सिर्फ गठबंधन ना करती। और रह गई यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम जनता की मैं बात बता रहा हूँ। जब से माननीय डॉक्टर साहब हमारे बीच में प्रत्याशी बन के आई हैं, तब से मेरी बात नहीं, पूरी जनता यह बड़ी खुशी से झूम उठी है कि हमारी कोई प्रत्याशी जो आज 10-15 साल से जो समाज को सुधारने का, और मैं अतिशयोक्त नहीं होगा कहने में कि जो सावित्रीबाई फुले और जो इनके हस्बैंड महेंद्र प्रताप सिंह जी, जो और आप सावित्रीबाई फुले जी का रोल अदा करें और फुले साहब जी का रोल अदा कर रहे हैं, उसमें कोई अतिशयोक्त नहीं, जिन्होंने कदम कदम पर चलकर समाज की सेवा की। और इससे ज़्यादा अपने प्रत्याशी के सामने मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा तो ज़्यादा बात होगी, क्योंकि हमारी प्रत्याशी मगर 100% 100% आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। उन्हीं के जवाब में मेरा जवाब समाहित है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। यहाँ पे हमने इंदु चौधरी जिससे बातें करी हैं, बहुत सारे सवाल रहे, बहुत सारे जवाब रहे। कौन कौन जवाबों से, कौन कौन सवालों से आप संतुष्ट हैं? अगर इसका उत्तर आपके मन में भी कुछ आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनके बातों से, इनके जो दावे हैं चुनाव को लेकर रणनीतियाँ हैं, उस पर आपको क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।